गुलहोला खट्टर जी और हमारी नरवाना विधानसभा के 85 भाई कृष्ण रेड्डी जी व सम्मानित पंच, आज बड़ी हमें इतनी खुशी है कि आज व्यापार मंडल का जो अध्यक्षता करने के लिए आप पहुंचे हमारे बीच में। मैं इनका दिल की गलियों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं इनका स्वागत करता हूँ। साथियों, आपको पता ही है कि देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार का ढक्का बंधा हुआ है। प्रत्येक हर कोने पर हर श्री राम का नारा लग रहा है। तो सभी जो हमारे जैसे भी जो साथी दूसरी पार्टियों में शामिल थे, उन्होंने बड़े पार्टियों ने काम भी किया, लेकिन हमें देखा भी कहीं भी कोई ऐसा यहाँ विकास और लोगों के जो भावनाएं थी उनके अनुकूल हम काम नहीं कर पाए। इसलिए मैं भी आज आपके बीच में और आपका सेवक बनके आपके साथ मिलजुल करके मैं पार्टी का काम करूंगा। और मैं सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी साथी रूठे हुए हैं, कोई किसी वजह से इधर उधर बैठे हैं, लेकिन आज मौका है कि आप सारे सभी एक मंच पर इकट्ठे होकर के भाजपा जनता पार्टी का मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं उनको जिन्होंने 5 वर्ष हमारी तन से, मन से और धन से नरवाना क्षेत्र की सेवा की है, पूरे तन मन से। श्री राम निवासी सूचकेड़ा कृपया आए और अपना विचार रखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि दिल खोल कर जयकारा लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। आज बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है कि नरवाना की ग्रामीण तौर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की सेवा करना और नरवाना में पधारे। मैं पूरा नरवाना हल्का की जनता की तरफ से यहाँ पधारने पर हमारे युवा नेता युवाओं की दिलों की धड़कन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी यहाँ पधारे, उनका मैं पूरा नरवाना की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि हमारे बाबूजी ने, राजेंद्र जी ने बताया कि नरवाना की हल्का जनता ने मुझे जो 5 साल का सेवा करने का मौका दिया था, ऐसे में गवर्नमेंट के बाद आपकी सेवा की। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो आप लोगों के बीच में आज शाम बैठे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी के आशीर्वाद से नरवाना हल्का के जो जितने भी सार्वजनिक जितने भी काम हुए, बहुत सारे नरवाना के विकास कार्य थे। जैसे नरवाना शहर की सीवरेज और पानी की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट दिया और वो सारा काम भारत सरकार के पास भी सिर्फ पाइप थोड़ा एक तरह की फॉरेस्ट वाले के वो भी क्लियर हो जाएगा, जिससे कि पूरे शहर के लिए बहुत सारे 6 बिजली पावर हाउस दिए, हर सड़क खेत खलिहान की कमी हो, किसी भी तरह हो, जो भी किसी भी छत्तीस बिरादरी का जो चौपाल हो, गाँव हो, सड़क हो, पानी के पीने का हो, हर घर में ठंडा पानी मीठा पानी पहुँचाने का काम किया। तो माननीय हमारे मनोहर जी की कृपा और आशीर्वाद से नरवाना हल्का की जनता को बहुत बहुत बड़े सौगात मिली है सरकार में।
तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि जैसे हमारे बीच इस पावन धरातल पर नरवाना की आए हैं, तो आप भी जैसे आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था 5 साल के लिए, और आशीर्वाद भी इतना दिया था कि आज तक 1 नवंबर से 4 कोई भी मेरी भारी मतों से नहीं जीत कर विधानसभा में जा जितना भी मुझे मिले। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँ कि भाई आप मेरे बड़े भाई कृष्ण बेटी जी को भी इसी तरह आशीर्वाद देकर विधानसभा में काम करें, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की झोले में इस नरवाना की सीट को डालने का काम करें। हमारे मनोहर जी के पास और भी हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जगह प्रोग्राम में ज़्यादा समय न लेते, मैं आप सभी से यही अपील करूँ कि एक बार जैसे भी आप लोगों ने मुझे दिल से आशीर्वाद दिया, इसी तरह हमारे बड़े भाई कृष्ण जी, और एक बार मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में अब मैं निवेदन करूंगा फूड ग्रेन एसोसिएशन नरवाना मंडी के प्रधान श्री राजेश शर्मा जी 2 मिनट में अपनी बात अपनी यहाँ मीटिंग में रखें। धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी ईमानदारी के प्रतीक श्री मनोहर लाल जी खट्टर, हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व विधायक कीर्ति सिंह नंबरदार जी, पूर्व विधायक भाई रामनिवास, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज इस व्यापारी मिलन समारोह में माननीय मनोहर लाल जी के आगमन पर हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह ये स्वस्थ रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे और दिल्ली जाके हमें ना भूले। दूसरा, मैं हमारे व्यापारी जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली थी, इनके प्रति बड़े निष्ठावान रहे हैं, रीढ़ की हड्डी रही है भारतीय जनता पार्टी की। हर कदम पर मनोहर लाल जी का साथ दिया है। और जब उपचुनाव था 2018 में मैं मंडी का प्रधान था, तो जींद के अंदर नरवाना मंडी के व्यापारियों ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत काम किया, कृष्णलाल मिड्डा को जिताने का काम किया। मेरा मनोहर लाल जी से निवेदन है कि थोड़ा सा गैप आ गया था, चाहे उसमें आप ज्यादा व्यस्त रहे हो या ज्यादा चुनाव आपके समय में आए हो, व्यापारियों में हल्की सी टीस है। मैं ये चाहता हूँ ये टीस चुनाव के बाद जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो वो आपको सीधा जैसी आज मिलन के लिए आए हो ऐसी व्यापारी की समस्या का समाधान करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि 35-40 साल से अनाज मंडी पूरे व्यापारियों की 2.5% की दामी थी, वो आपके कार्यकाल में कोरोना के टाइम में घटाती गई थी, वो मामूली सी बढ़ाई है। मेरा निवेदन है उसको 2.5 या 3 रुपये किया जाए। दूसरा, एक नरवाना का रेलवे ब्रिज है, वो 15 गांव से जुड़ा हुआ है, उसमें कृष्ण बेदी जी का गांव भी शामिल है, वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए और नरवाने की 3 मंडियां उससे प्रभावित है। तो मेरा निवेदन है मनोहर लाल जी से कि भारत सरकार रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय में वो मांग उठा के उस पुल को जल्दी ही पूरा करवाएंगे और व्यापारियों की जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। मैं पुनः नरवाना की बाबा ग्याबी साहब की पावन भूमि पर हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये मेरी मांग है
कि जब भी हम कृष्ण बेदी जी को विजय बनाए उसके बाद आगे आप हमारे साथ व्यापारियों के साथ इसी तरह प्रेम से बात करके हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। भारत माता की वंदे, मनोहर खट्टर जिंदाबाद, कृष्ण बेदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरवाना इलाका जिंदाबाद। आज जो नरवाना अनाज मंडी में अनाज की भरमार है उसमें बहुत बड़ा हाथ कृष्ण बेदी जी का है। जो द्रौपदी माइनर इन्होंने निकलवाई और कई गांव तक, सूखे गांव तक पानी पहुंचाया। व्यापार मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और निवेदन करता हूं कि श्री कृष्ण बेदी जी आए और खट्टर जी का स्वागत करें और अपने विचार व्यक्त करें। बेटी भी है और मोदी भी है। बस भारत माता की। गैबी साहब की पावन पीकर धरा, हम सब की आस्था के प्रतीक गैबी जी महाराज की जय के साथ मैं इस पावन पवित्र धरा मोरवाना का स्वरूप बिगड़ते बिगड़ते नरवाना हो गया। मैं इस पावन पवित्र धरा पर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, और उससे बड़ी बात यह है कि हम सबके अभिभावक भी हैं और हम सबके गार्जियन भी हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों के साथ मंच पर विराजमान मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, वर्तमान में हमारे माननीय विधायक बड़े भाई रामनिवास जी सुरजखेड़ा, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी पृथ्वीराज नंबरदार जी, भाई हंसराज समेण जी, राजेश शर्मा जी, भाई रिचपाल शर्मा जी, हमारे सबके आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय भाई मनु चावड़ा जी, आदरणीय भाई भगवान दास जी, ईश्वर गोयल जी और बलदेव वाल्मीकि जी और राजेंद्र जी और आप सभी आए हुए महानुभाव साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वही छायाकार और पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी को आप कवर करने के लिए आए, अपने व्यस्त में से समय निकाल। साथियों, आज माननीय मनोहर जी इस धरा पर आए हैं, आप सभी का संबोधन करने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो दो बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भाई जिनका काम में आ रही है हमारी सारी समस्या शहर की और शहरी विकास मंत्रालय मनोहर लाल जी के पास काफी प्रयास आपकी पिछली सरकार में भाई रामनिवास जी ने किया, सीवर लाइन का और फ्लाईओवर के काफी काम पेंडिंग है जी। मैं आप सभी को माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि जो बकाया काम आप ही के मंत्रालय के अंदर आते हैं वो आप नहीं करने जी। मैं तो आपका चौकीदार और सिपाही बन के जो चिट्ठी मेरे को दोगे मैं गाँव में भी शहर में बांटता रहूंगा। साथियों, 5 साल सेवा करने का शाहबाद की ओर से मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में काम किया, परंतु नरवाना की उस समय भी कोई पर्ची मुड़ के आ गई, उस पर्ची को माथे से लगाकर काम करके वापस देने का काम किया, प्रयास किया। बेशक से विधायक साहब बात से था, परंतु अपना जो फैक्ट्री ऋण है, जो मेरे माँ बाप का कर्जा था, मेरे माँ बाप पे कर्जा था इस मिट्टी का, इस इलाके का, उसको उतारने का एक प्रयास किया, परंतु मनोहर लाल जी ने कहा कि बेटी जी कर्जा तो ज्यादा है भाई, साहब आज बैठ के कर्जा उतारने का नहीं, इसलिए दोबारा आप नरवाने जाके कर्जा उतार के आओ। मैं आपके बीच में आप यदि कर्जा उतारने का मौका देंगे, अवसर देंगे, पहले से भी ज्यादा सेवा करने का काम करूंगा। पहले तो आपके पास रामनिवास 1 MLA था, अब आपके पास पृथ्वी नंबरदार भी और कृष्ण बेदी भी 3 MLA आपकी सेवा करें। साथियों, जो काम आपने जुम्मे इलाके के लगाए वो भी मैंने उस समय करने का काम किया, परंतु जो जिम्मेवारी माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए दी उसको भी निभाने का काम किया। मैं यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर मेरे पिताजी ने जाकर रिटायरमेंट कुरुक्षेत्र में हुई, परंतु बनैन खान की पगड़ी को झुकने नहीं दिया, उसको कहीं दाग नहीं लगे। मेरा
लोगों का एक एक कतरा आपका कर्जाई है, इस मिट्टी का कर्जाई है। मैं आपका कर्जा उतारने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व से भी और हरियाणा की सरकार आप बनाने जा रहे हैं जो 5 तारीख के बाद, उन दोनों से मिलकर, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा बात कहता हूँ भाई, कंपैरिजन कर लियो तीनों चारों कैंडिडेट में। भाई आपके कैंडिडेट के अंदर एक हाथ मोदी जी के खजाने में है, एक हाथ नायब सैनी जी के खजाने में, नरवाने की मोदी में है। साथियों, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और यहाँ आए हुए हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सबके अभिभावक मनोहर जी का स्वागत करता हूं और एक विश्वास के साथ आपको आपके दम पे दे दूंगा विश्वास। हम प्रयास करेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का, हर वर्ग के पास जाकर उसके पांव की मट्टी अपने मत्थे पे लगाने का। परंतु इलाके का जो प्यार 10 दिन के अंदर मेरे को भारतीय जनता पार्टी को मिला, और जी हमने 17-18 साल साहब में व्यक्तिगत काम किया, लोगों से मिलकर काम किया, परंतु इतना मान सम्मान 10 दिन में भारत में नरवाने के लोगों ने किया। मैं नहीं समझता 10 तारीख को 3-3:30 बजे टिकट अनाउंसमेंट की और 7 बजे मैं बद्दोवाल टोल पे आया। उस दिन से लेकर अब तक मुझे नहीं पता, लगभग 450 छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं लगातार चल रहे। रोज के 2-2:30 बजे गांव में जाता हूँ, किसान आशीर्वाद देते हैं, शहर में आता हूँ, व्यापारी आशीर्वाद देते हैं, मजदूर के पास जाता हूँ, मजदूर आशीर्वाद देते हैं। इतना भरोसा, इतना विश्वास आपके दम पर मेरे ऊपर ये लोग कर रहे हैं, मेरी पार्टी का कर रहे हैं। मैं आपका ऋणी हूँ, कर्जाई हूँ, कर्जा उतारने का मैं ज्यादा कहते हुए मनोहर जी का आपके माध्यम से एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कोई सेवाओं में कमी नहीं रहने दूंगा। आपका छोटा भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका साथी बनकर। धन्यवाद। जय हिंद। मैंने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सेवा में मांग पत्र रख दिया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है और मैं समझता हूं कि हमारा विशेष तौर पर सीवरेज और पानी का यहाँ बहुत बड़ा संकट है। सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स होकर के घरों में जा रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उस मांग पत्र पर कार्रवाई की जाए। मैं अब निवेदन करता हूं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर को आए और आशीर्वचन दे। व्यापार मंडल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और हम व्यापार मंडल को विश्वास देते हैं कि अपना कृष्ण बेदी जी को व्यापार मंडल का पूरा समर्थन सभी यूनियनों की ओर से आपको है और आपको विजयी बना करके नरवाना से ले देंगे। धन्यवाद। श्री मनोहर लाल जी खट्टर। भारत माता की सपने में नहीं पता लगा। नरवाना के लोगों का जज्बात मैंने पहले भी देखा हुआ है। भारत माता की ये बीच में जो बैठे हैं, क्या सवेरे नाश्ता नहीं कराएगा? भाई के मैं चाय पानी का भी इंतजाम कर दिया करो, लेकिन जरा दोनों मुट्ठी बंद करके और पता लगना चाहिए कि आज नरवाना की इतनी बड़ी यानी आवाज का कोई ना कोई यहाँ बैठा है जिस आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचा रहा है। भारत माता की अब तो बड़ी ना बात। नरवाना की इस पावन भूमि पर आज हमारे सभी प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित नागरिक, हमारे व्यापारीगण, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए अनेकों जनप्रतिनिधि और अन्य सभी हमारे प्रभावी मतदाता बंधुओं मंच पर विराजमान हैं। 3 हमारे विधायक हैं। अगर मैं नाम लेता हूं तो हमारे पूर्व विधायक श्री पृथ्वी नंबरदार जी हैं यहाँ, साथ में ही रामनिवास जी जो अभी विधायक इस पिछले टर्म में रहे। दोनों विधायकों के साथ मैंने काम किया है, दोनों ही विधायक 2 टर्म में साथ रहे
और तीसरे ने भी न केवल विधायक बल्कि मंत्री बनकर के काम किया। तो तीनों के साथ मेरा काम हुआ। इन तीनों को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। पार्टी के नाते इस विधानसभा के प्रभारी, इस जिले के पूर्व में जिलाध्यक्ष, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं श्री ओम प्रकाश जी शर्मा। जब ये मिले कहने लगे मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं कहा खाली ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश शर्मा धुआ वाले। इनकी नारायण इसमें दरवाड़ा में ही जो आटा पीसने वाली चक्की थी, बहुत बारीक चक्की थी, पीसी थी, अभी वही है। इतने पुराने साथी हमारे हैं मित्रों। इसी प्रकार हमारे नरवाना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सेठ भगवान दास जी, पूर्व चेयरमैन श्री हर्षराम समायण जी, रसपाल शर्मा जी, मंडी एसोसिएशन के प्रधान श्री राजेश शर्मा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बरेली से अब दूसरे प्रोग्राम में गए होंगे। यहाँ चुनाव को संभाल करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट स्वयं छत्रपाल जी उपस्थित हैं और साथ ही हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने वाले हमारे ये मीडिया के मित्र, छायाकार और पत्रकार बंधुओं। मेरा कार्यक्रम वास्तव में तो कोई बड़ी सभाओं करने का नहीं है। मैं तो केवल व्यवस्था का आदमी हूँ कि काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुझे आज अम्बाला से फतेहाबाद जाना था और कल शाम को ही मैंने बेटी जी को कहा कि अगर आप कहो तो मैं होता हुआ निकल जाऊँ। कल हाँ जरूर आ जाओ। मुझे पता नहीं था कि सिर्फ एक 14-16 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में हमारे सब मित्र आ जाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़े समय में बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए। विषय तो स्पष्ट है कि हम सबको चुनाव में हमारा टारगेट कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य हमारे सामने है तो हाथ खड़ा करें, नहीं है तो नीचे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। जब विधायक बनाना है और हम सब सहमत हैं तो इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से विधायक बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन विषय यह है कि आखिर विधानसभा में वोट तो 2 लाख से भी ऊपर होते हैं। कितने हैं भाई? 2,37,000। तो मान लो 37,000 अगर मान भी लें कि 10-15% कई बार पोलिंग नहीं होती, 85% हो जाए तो 2 लाख की पोलिंग होगी। वैसे तो यहाँ कई कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का। अगर तीनों बराबर खड़े रहे तो वोट हमें 80,000 देंगे। लेकिन स्वाभाविक है आखिर में आते आते एक आध कैंडिडेट डाउन जाता ही जाता है और 2 में मुकाबला हो गया तो हमको 1 लाख से ऊपर चाहिए, तो 1 लाख से ऊपर। अगर हम टारगेट तीनों में रहे तब भी 1 लाख का रख के चलेंगे तो निश्चित रूप से इस सीट को कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब विषय तो यह है कि अगर 1 लाख वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनता देगी कि नहीं देगी, उसके बारे में जरूर विचार करना होगा हमको। क्योंकि चुनाव होता है और चुनाव में आखिरी क्षण तक हमको अपना मुकाबला जो भी कोई सामने मान करके आगे कैसे बढ़ना है इसकी रणनीति बनाकर आखिरी क्षण तक काम करना होता है। ये ठीक है, कुछ वातावरण होता है, कुछ कैंडिडेट का वातावरण होता है, पार्टी की विचारधारा होती है, सरकारों की उपलब्धियां होती हैं, हरियाणा सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 10 साल में क्या किया, इसकी छाप होती है। और तुलना करने के लिए कांग्रेस ने 10 साल में अपने शासन में 2004 से 14 तक क्या किया। अब 4 से 14 का अनुभव इन तीनों में से तो किसी को कांग्रेस पार्टी का तो है नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल वो हमारा सहयोग भी करती रही है, कांग्रेस को तो हमेशा विरुद्ध रही है। जेजेपी के साथ तो मिलकर काम करते रहे हैं, बीजेपी के हमारे मंत्री थे ही थे। तो इसलिए इनको सरकार का अनुभव, चाहे वो हमारे नंबरदार जी हो, चाहे हमारे रामनिवास जी हो और कृष्ण बेदी जी हो,
क्योंकि मैं स्वयं 9.5 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि कांग्रेस के समय क्या होता था। शहर के व्यापारी भाई, छोटा कस्बा है हमारा, व्यापारियों का कस्बा है, 2 शब्द 10 साल पहले चलते थे। एक शब्द चलता था महीनावारी, मंथली। एक चलता था, छोटे छोटे दुकानदार, रेडी वाले जानते हैं, हफ्ता लेने वाले आ जाते थे। पुराने लोग कौन कौन है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ ये दोनों शब्द 10 साल पहले चलते थे? कौन कौन ने सुना हुआ ये शब्द बताइए? इतने सारे लोगों ने सुना हुआ। तय बाजारी और हफ्तावारी कैसे लेते थे? कोई रेडी वाला खड़ा था, उसको पता कि ये जो हफ्ता लेने वाला आदमी दूर से आ रहा, वो देख लेता था। वो अपनी जेब से पैसे निकाल के और नीचे मुट्ठी बंद करके यूं कर लेता था, और नीचे करके वो सामने वाला आता था, मुट्ठी में मुट्ठी नीचे मिला देता था, हाथ मिलाता था और मुट्ठी में मुट्ठी बदल करके चला जाता था। घर में जाकर के सब इकट्ठे करके फिर बंटवारा करता था, ये कितने जाएंगे, इसको इतने जाएंगे, इसको इतने जाएंगे। आज पिछले 10 साल में कोई मंथली या कोई हफ्ता, कोई सुना है ऐसा शब्द? कोई आता है क्या? अगर कोई बदमाशी से अपील कर रहा हो तो भाई पिछला तो निकल गया, लेकिन अगर आप बता दोगे तो कम से कम गारंटी है कि इस प्रकार के आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये भ्रष्टाचार का खुला खेल कांग्रेस के राज में था। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? बिकती थी ना। पीएम के इतने पैसे, क्लर्क के इतने, पटवारी के इतने, सुपरवाइजर के इतने, तहसीलदार के इतने, क्लास 1 अधिकारी के इतने, एचसीएस तक के अधिकारियों की नौकरियां बिकती थी। और एचसीएस की तो बिक्री नहीं, यहाँ तो नरवाना के परिवार ऐसे हैं, एक एक परिवार के नाम तो मैं नहीं बोलूंगा, कई लोग अधिकारी बने और सबके रिश्तेदार ये बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। एचसीएस का रिजल्ट बाद में निकलता था, पहले अंदर से पता करके कि कौन कौन चुना जा सकता है ऊपर के लोगों में, पहले उनके घर में जाकर रिश्ता पक्का करके आते थे। चोरी का रिश्ता किसी के चोरे से, चोरी का रिश्ता किसी चोरी से, ये सारे रिश्तेदार बन जाते थे। फिर एचसीएस का रिजल्ट निकलता था। ये नरवाना के लोग स्टेज गवाह है कि नहीं है ना गवाह? क्योंकि किस्सा मैंने यहाँ का सुना है, नाम तो ना बोलो ना, तो कहते नाम ना बोलो, हो सकता है कुछ लोग अपने में से नाराज हो जाए। लेकिन ये आखिर किससे होते थे? हमने इन सबको बंद कर दिया। भाई जो आदमी योग्य है, पढ़ा लिखा है, जिसने अपने समाज में यानी सरकार की नौकरी करके इस जनता की 35 साल सेवा करनी है, अगर वो 23 साल का भर्ती होगा, 58 साल में रिटायर होगा, तो 35 साल सेवा करनी है ना। और हम जो है राज करने वाले लोग, कितने साल का लाइसेंस है हमारा? कितना? 5 साल का। अब 5 साल के हम लोगों को क्या अधिकार है कि 35 साल काम करने वाला, आपकी सेवा करने वाला आदमी, निकम्मे आदमी को आपके ऊपर बैठा के जाए? है कोई अधिकार? हमारा अधिकार नहीं है। हम आपको ऐसे आदमी देके जा रहे हैं जो 1,45,000 लोग हमने बिना पर्ची बिना खर्ची पिछले 10 साल में भर्ती किए, किसी का कोई पैसा लगने दिया। आज हर गांव में जहां मैं जाता हूं, लोकसभा के चुनाव में लगभग 400 गांव में तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में गया हूं। हर गांव के अंदर 25, 30, 40, 50, 60, 70 लोग, बच्चों की नौकरियां, और ऐसे बच्चों के ऐसे परिवार जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खेत के अंदर काम करने वाला छोटा किसान, चिट्ठी आ गई, बेटा तुम्हारा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया, जाके ज्वाइन करके आओ। इस इलाके में गांव के अंदर ऐसी नौकरियां मिलने वाले लोग हैं कि नहीं है? है ना? वो कहते हैं इस बार की सरकार केवल एक इस बात पर बन रही है, यानी ये विषय जादू चढ़ के सिर बोल रहा है। और फिर देखो क्या मजेदार बात, यही बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ बहुत दे रही है। और उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया है कि हम आएंगे, हम भी नौकरियां देंगे, हम हर विधानसभा के जिम्मे बांट देंगे, जो एमएलए आएगा उसको बांट के दे देंगे, जिन्होंने वोट दिए आप उनको बांट देना। अर्थात वही जो पैसा पहले वो लेते थे इन नौकरियों के बदले, ये नौकरियां जो बिकती थी फिर से बिकनी शुरू होंगी, फिर से
पप्पू का किला बिकेगा, माँ की टोप गहना बिकना शुरू होगा, घर गिरवी रखा जाएगा, पड़ोसी रिश्तेदार से ब्याज पर पैसा लेंगे और नौकरी बेचेंगे, खरीदेंगे। क्या ये चाहते हैं आप? चाहते हैं क्या? वो तो उनके वीडियो चल गए कि पहले अपनी जेब भरेंगे, बचेगा तो किसी को देंगे, और नौकरियां भी सारे ही करने लग गए। फरीदाबाद NIT का MLA नीरज शर्मा बोल रहा है कि भाई 50 वोट के बदले 1 नौकरी दे देंगे। ऐसा ही आपका वो शर्मा, कुलदीप शर्मा, कि भाई नौकरियां मिलेंगी, जितनी नौकरियां बाकी को हिस्से में आएंगे, मेरा तो भाव ज्यादा है, मैं 20% नौकरी ज्यादा लेके आऊंगा और मैं फिर फल में बांटूंगा। खाली गाने नहीं है, उनके नाम की शर्म ये हमको बोलनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए। कांग्रेस के लोगों, आप बोलो शर्म करो। कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के लोगों, ये शर्म जैसी बात है। यानी आखिर पढ़ाई बच्चे की कहां गई? एक बच्चा पढ़ लिख करके वो अपनी हिम्मत से वो चाहता मेरी नौकरी मिल जाए, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, एग्जाम दिया उसमें भी मैं ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, लेकिन वहां कुछ नहीं, ये किसी को भी बुलाएंगे, चल भाई ठीक है नौकरी लेनी है तो ये मेरे अपने सब आ जाओ, पैसे लेके आओ, मैं नौकरियां दे दूंगा। ऐसे ऐसे काम किए कि इन्होंने इम्तिहान छोड़ करके केवल इंटरव्यू लेकर के भी नौकरियां दी थी अपने टाइम पर। और एक मुख्यमंत्री को तो इसी मुद्दे पर सजा हुई थी कि नहीं? हुई थी कि नहीं? कितने साल की? बापू बेटा दोनों को ही थी। ये ठीक है, मजबूरी में कभी हम भी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं, मजबूरी थी, वो जनता ने कभी छोड़ दी, हम क्या करें? जनता अगर यही 40 की बजाय 40 सीटें में दे देती तो रामनिवास को उस समय नहीं मिलते, आज आके मिलता है। लेकिन जो फैक्ट है, अलग बात है कि आज उस पार्टी की जिसकी बात कर रहा हूं, टुकड़े हुए 1000, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, एक को हमने भी लपक लिया नरवाड़ा में। तो मित्रों, हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग आज भी ये सोचते हैं, सपने में भी सोचते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं आएगी, और नहीं आने के 3 तथ्य बता रहा हूं आपको। 3 तथ्य। एक तथ्य तो ये, जब भी कोई आदमी किसी से मुकाबला करता है और मुकाबला करने से पहले अगर वो दूसरे की सहायता मांगने लग जाए कि भाई थोड़ी मेरी मदद करती हो, मुझे जितवाती हो, इसका मतलब उसके मन में क्या आ गया? डर आ गया, कमजोरी हो गई। ये हमारे कांग्रेस के मंत्री पिछले 1 महीने पहले खूब शोर मचाया, हम गठबंधन करेंगे, हम गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टियों ने भी इनसे हाथ मिलाया नहीं कि तुम तो डूबती नैया में हम क्यों पैर रखेंगे, वो नहीं आए इनके साथ। लेकिन गठबंधन की कोशिश की ना, की थी ना, नहीं आए ना इनके साथ लोग। तो इसका मतलब इनकी कमजोरी सामने साबित आ गई, ये हारने वाली बाजी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक। दूसरा, इतना ही जीत का भरोसा इनको है तो वे बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे कुछ लोग, खास करके मीडिया वाले भी कई बार प्रभावित हो जाते हैं कि वो 100 बार बोल रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। एक सिद्धांत होता है, उसका नाम है गोएबल्स प्रिंसिपल, गोएबल का सिद्धांत। किसको पता है गोएबल का सिद्धांत क्या होता है? कोई झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो काफी लोगों को वही सच लगने लग जाता है। तो जब 100 बार ही झूठ बोलेंगे, अब हमें तो काम करने से फुर्सत नहीं, इनको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, क्योंकि इनके पास काम तो है नहीं। रोज खड़े हो जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे भाई, सरकार तो तब बनाओगे नीचे को जमीन पर होगा, तो जमीन तो खाली पड़ी है। 10 साल की आप तुलना कर लो उनके काम की, हमारे काम की। परिवार में 5 मेंबर होते थे, इनके टाइम पर 5 को लाइन में लगना पड़ता था। कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई पुलिस की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई नौकरी की लाइन में, कोई इस लाइन में, कोई उस लाइन में, कोई खाद की लाइन में।
सिलेंडर की लाइन में। अब इनमें से कोई लाइन लगती है? कोई लाइन लगती है क्या? बताओ, कोई लाइन लगती है क्या? अब लोगों की जरूरतें खत्म हो गई क्या? जरूरत तो नहीं है। आदमी को तेल भी चाहिए, राशन कार्ड भी चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, खाद भी चाहिए, सब चीज चाहिए। लेकिन राशन कार्ड जब हम सरकार में आए 26-27 लाख राशन कार्ड थे। आज मालूम है कितने राशन कार्ड है? पता है? पता है नहीं किसी ने? 52 लाख राशन कार्ड है हरियाणा का। 52 लाख। उस समय लाइन लगी रहती थी, भाई मेरा राशन कार्ड बनवा दे, गरीब आदमी हूं। अब कोई आता आपके पास में राशन कार्ड बनवा दे? आता कोई नहीं आता। पहले लोग कहते थे मास्टर जी की बदली करा दो, मेरे भाई की बदली करा दो, बड़े बुजुर्ग कहते मेरे बेटे की बदली करा दो, दूर चला गया नजदीक आ जाएगा। अब क्या कोई मास्टर बदली के लिए आता? आपके आता है क्या? आता है क्या? ऑनलाइन हो गया। जीवन को सरल करने के लिए इतने काम 10 साल में किए हैं। एक एक अफसर को बैठा करके मैं खुद समझाता था, भैया ये काम कैसे होगा। मैं कोई आईएएस नहीं था, काम तो सारा आईएएस अफसरों का था, लेकिन एक एक बात पकड़ पकड़ के, भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। एक हमारा बहुत बहुत ऐसा बुद्धिमान अधिकारी और बड़ा अपने आप को बहुत ऊंची स्तर का अधिकारी मानता है भी सही, रिटायर हो गया, आज भी हमने उसको बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। नाम उसका टीसी गुप्ता। टीसी गुप्ता बहुत होशियार अधिकारी है। अलग बात है, उसको खिलाफ भी कई मोर्चे खुले हुए, कई लोगों ने कई तरह के बातें उसके खिलाफ करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है। जब ये ट्रांसफर पॉलिसी की बात चल रही थी, वो शिक्षा विभाग उसके पास था। मैंने कहा ये ट्रांसफर पॉलिसी बढ़िया से बना के लाओ। उन्होंने बनाई एक प्रेजेंटेशन कि हाँ मैं आपको दिखाने के लिए 1 घंटा आपका समय चाहिए। मैंने कहा आ जाए। सारे अधिकारी बैठ गए, मैं बैठ गया, हमारे शिक्षा मंत्री भी साथ बैठ गए, बताने लगा कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। मैंने बताया 4-6 प्रश्न कर दिए, ये तो करोगे, ये जो प्रश्न है इस तकलीफ का हल क्या है, ये तो अभी नहीं सोचा। मैंने दूसरी तकलीफ पूछ दी, ये तो सोचा नहीं। मैंने भी एक महिला है, उस महिला का बच्चा बीमार है, ऐसी बीमारी है कि उसको उसके साथ 4 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं, घर उसका 100 किलोमीटर दूर है। उस पॉलिसी में वो चली गई, पलवल की महिला जो है नरवाना में आ गई, पलवल में उसका घर है, कैसे घर संभालेगी? तो ये तो बात नहीं सोची। एक विधवा बहन है, उसके बारे में क्या सोचा? भाई कुछ सहानुभूति भी रखो, खाली नियम के हिसाब से ना चलो। फिर मैंने एक एक करके सारा हल निकाल के उनको दिया। 50 मिनट के बाद वो कहते हैं बस सर जी छोड़ दो, हम प्रेजेंटेशन देने आए थे, लेके जा रहे हैं, अब कोई अपनी कमी नहीं आने वाली। कितना समय सरकार चलाने में लगाता था, बाकी तो शायद नहीं पता होगा, किसी जी को पता क्या। मेरे ऊपर एक आरोप और लगता था कि जनता को टाइम ज्यादा नहीं देते। मैंने कहा भाई टाइम तो 24 घंटे का, कि सरकार चलाने में लगा लो, जनता को मिलने में लगा लो। अगर जनता को मिलने में लगा के सरकार में उनका काम नहीं हुआ तो कपड़े कौन फाड़ेगा? जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी हमने सीएम विंडो बना के अपनी तकलीफ जो है इसमें डाल दो, हमारे पास पहुंच जाएगी, आपको चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। और उस दिन से चंडीगढ़ लोगों के चक्कर लगने बंद हो गए, बंद हो गए। बहुत काम किए, किसानों के लिए किए, व्यापारियों के लिए किए। मेरा कहना है कि आप 10 सालों का जब तुलना करोगे, काम लोगों को बताओगे, अपने आप कह दोगे कि कांग्रेस आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। और एक तीसरा सॉलिड कार्ड बता देता हूं आपको। वो सॉलिड कार्ड ये है, हरियाणा बने हुए कितने साल हो गए? 7 नहीं भाई, 78 हो गए। 66 में बड़ा था, हाँ 66 का मतलब 32 और 24 58 साल। 58 साल में एक 2 साल छोड़ दो, सन 87 से 89, 56 साल में हमेशा एक सिद्धांत तैयार करो जनता का
कि जिसकी सरकार सेंटर में रही है उसी की सरकार स्टेट में रही। तो 2 साल ऐसा था जब सेंटर में कांग्रेस की थी और यहाँ चले देवलाल जी और डॉक्टर मंगल सैन जी ने जल युद्ध करके 80 सीटें जीतकर सरकार अपनी बनाई थी, सिर्फ वो 2 साल रहे। वरना इस 56 साल में 20 साल का इतिहास तो आप सब जानते हैं अभी का। 2004 में सेंटर में सरकार किसकी थी और हरियाणा में 2009 में सेंटर में 9 में बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस। और 9 में हरियाणा में किसकी बनी और 14 में सेंटर में किसकी बनी और हरियाणा में किसकी बनी, 19 में सेंटर की किसकी बनी, हरियाणा में किसकी बनी और 24 में सेंटर की किसकी बढ़ गई और हरियाणा में ये बात मैंने नहीं बनाई है, ये बात मैंने नहीं बनाई है, जनता ने बनाई है। जनता ने प्रमाण दिया है और उस प्रमाण के अंतर्गत जब लोकसभा का चुनाव था तब तो ये फार्मूला पता नहीं कि लोग गिनते का नहीं गिनते, बल्कि दूसरा फार्मूला गिन रहे थे लोग कि 90% सरकारों का टाइम ऐसा आया है या तो 1 बार बढ़ी या 2 बार बढ़ी, तीसरी बार सिर्फ 10% सरकारें हैं जो तीसरी बार बढ़े। कांग्रेस की तो सबसे पहले सेंटर में जवाहरलाल नेहरू की बनी थी और तीसरी बार किसी की लगातार नहीं बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बढ़ी, महाराष्ट्र में बढ़ी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और भी एक आध ज्यादा नहीं है। अगर हम सब स्टेट्स की और सेंटर की सरकारें लगा लें तो 90-92% 1 या 2 बार लगातार बढ़ती है, तीसरी बार नहीं बढ़ती। इस बार लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों की दुख थी, भाई पता नहीं 3 बार बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग पक्के थे हमारे जैसे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी ने गुजरात में 3 बार सरकार बढ़ाई है, उनका अनुभव है वैसा। और मोदी जी की नीतियां उपलब्धियां सब ऐसी हैं कि तीसरी बार सरकार बढ़ेगी। लेकिन इस ऊहापोह में जनता में ऊहापोह बहुत थी। कुछ कांग्रेस ने शोषे बहुत छोड़े, संविधान बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे शोषे छोड़ के सीटें तो कुछ कम हुई, लेकिन सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की बन गई। लेकिन जब वो तीसरी बार बन गई, आज हरियाणा की जनता को कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है, सेंटर में बीजेपी बनी है तो हरियाणा में भी बीजेपी आएगी। इस सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं। 10 साल बहुत किया, आने वाले 5 साल का रूपरेखा ये भी हमने बढ़ा दी है, कांग्रेस ने भी बढ़ाई है अपने। लेकिन बड़ा अंतर यह है, कांग्रेस के लोग हिसाबी किताबी नहीं है, घोषणाएं दुनिया भर की ऐसी ऐसी कर देंगे। और क्यों कर देंगे उनको पता है, फेंक दो पैसा, कुछ करना तो है नहीं, सरकार तो हाड़ी नहीं, कर दो कुछ भी, लोगों को भरमाने के लिए। हिसाब किताब नहीं लगाते बजट का। और मेरे जैसा आदमी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ पिछले 5 साल वित्त मंत्री भी रहा हूं, खजाना मंत्री वही था, मुझे पता कहां से पैसा आता है कहां जाता है। और कोई भी घर आमदन कम हो, खर्चा बढ़ जाए, वो घर चलेगा क्या? तो जैसे घर नहीं चलता ऐसे सरकार भी नहीं चलती। आज पंजाब को उठाकर देख लो, नाले पड़ गए, हिमाचल उठाकर देख लो, जितनी सुविधाएं दी थी सारी वापस लेने लग गए हैं कि नहीं हम भुगत दे नहीं सकते, क्योंकि लाएंगे कहां से। और आज का तो ऐसा हो गया सिस्टम, एक सीमा से ज्यादा कर्जा किसी का हो जाए ना तो फिर ये बैंक भी नहीं देते, कोई और संस्थाएं वो भी नहीं देती, वो कहते तुम्हें देंगे, उन्हें मरना है क्या, हमारा पैसा वापस नहीं देना। वो भी पहले पूछते हैं कि तुम्हारा पहले से कर्जा कितना है, तुम्हारी आमदन कितनी है। इसको एक अंग्रेजी में शब्द है FRBM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो ये मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ इसका कि सरकारें इतना इतना कर्जा ले सकती हैं, इससे ज्यादा लेंगी तो डूब जाएंगी। पंजाब आज उनके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, कहते जब मंत्रियों की तनख्वाहें हम छोड़ देंगे। अरे मंत्रियों की, MLA की तनख्वाह कितनी होती है महीने की? 2 करोड़ 3 करोड़।
2-4 करोड़ के अंदर प्रदेश चला लोगे क्या? 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का बजट होता है सरकार का साल का। तो मित्रों ये हिसाब नहीं लगाते हैं, अनाप शनाप फेंकते हैं और हमें जो आवश्यक लगता है वो करते हैं। गैस सिलेंडर हमने 500 रुपये पहले ही कर दिया था, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया, हम पहले ही कर चुके हैं। इसी प्रकार महिलाओं को आवश्यकता होती है, हमको मालूम है कि महिलाओं को अपने घर की रसोई चलानी होती है, उनके अपने बच्चों को भी देखभाल करनी होती है, बुजुर्गों की देखभाल करनी होती है, उनको कुछ पैसा दिया जाए। हमें वो भी 2100 रुपये महीना सरकार बढ़ते ही आना शुरू हो जाएगा। और महिलाओं के हाथ में इसलिए देते हैं कि अगर उन्हीं घरों के पुरुषों को दे दिया तो पता नहीं क्या करेंगे। हरियाणा जैसे प्रांत में महिलाएं कम से कम अपना बचा के रखेंगी, जरूरत पर अपना खर्च करेंगी। मतलब ये जो विवाहित परिवार हैं उनके बारे में मैं जानता हूं, मेरी चिंता मुझे नहीं है। इसलिए मित्रों हम बजट भी साफ सुथरा बनाते हैं। हमने हरियाणा के अंदर अभी घोषणा की है कि 10 जिलों में एक जिला छोड़कर एक जिला ऐसा करके IMT सेंटर बनाएंगे। उस IMT सेंटर में 50 से 1000 नौकरियां ये वहां से मिलेगी, उद्योग जगत में 5 लाख नौकरी तो ये है, 2 लाख नौकरी सरकारी भी देंगे। हुड्डा साहब कल कह रहे थे एक इंटरव्यू में, इसका मतलब तुमने मान लिया कि 2 लाख पद खाली है। भाई 2 लाख 5 साल में देने हैं, 5 साल में 1.5 लाख एम्प्लॉय तो रिटायर हो जाता है। हर महीने में, हर साल में 30,000 एम्प्लॉय रिटायर होता, मालूम है ना? तो जब रिटायर होंगे तो नए भर्ती करेंगे ही। 1.5 लाख दिए होंगे, 50,000 कुछ पिछली पड़ी होंगी, उनका आगे जरूरत पड़ेगी, 2 लाख तो होंगी। अब इसका सवाल का जवाब थोड़ी है कि आपने मान लिया 2 लाख खाली पड़ी है। 2 लाख लगातार खाली होती भी रहेगी, कुछ पिछली होंगी, कुछ अगली होंगी, कुछ जरूरत भी बढ़ेगी, आगे काम तो बढ़ेंगे ही, कम तो नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमने हर गांव में महिला चौपाल होगी। अभी तक चौपालें जातियों के नाम से, ये हरिजन की जाति की चौपाल हो गई, ये वाल्मीकि की हो गई, ये रविदास हो गई, ये कोई जाटों की हो गई, राजपूतों की हो गई, जाटों की हो गई, प्रजातियों की होगी, ऐसे चलती है। हमने कहा नहीं, महिलाएं जो है सब इकट्ठी मिलकर के आजकल काम करते गांव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, सत्संग करती है, बहुत आती महिलाएं कि हमारे बैठने की जगह नहीं है, कुछ करा दो। हमने कहा गाँव के अंदर एक चौपाल महिलाओं के नाम से बनेगी, केवल महिलाएं जाएंगी गाँव से। मेरा एक अनुभव है पलवल जिले का। मैं अप्रैल में जन संवाद का कार्यक्रम के माध्यम से गया। एक गांव के अंदर ग्राम सभा की बैठक हुई, चौपाल में हुई, ऐसे थे 300-400 लोग। जाके देखता हूं तो चौपाल भरी हुई है, लेकिन उसमें सारे पुरुष बैठे। जब थोड़ा साइड में देखा तो चौपाल के नीचे एक छोटा सा आंगन था, उसमें दरी के ऊपर से महिलाएं बैठी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सारी महिलाएं वहां हैं, कुछ थोड़ी बहुत यहाँ बैठती, थोड़ी वहां बैठती, जगह का में तो बांट लेते हैं कि ना जी ना, हमारे गांव में चौपाल में महिला नहीं चढ़ सकती। ये ताली का विषय नहीं, हर बात में ताली बजाना नहीं, समझा करो भाई, ये अच्छी बात नहीं है कि महिलाओं को कहो महिलाएं चौपाल में नहीं बैठ सकती। हमने गांव में बात भी की कि भाई देखो अभी तक तो ये चलता आ रहा है, अब आगे आप देखो क्या करना है, अब वहां क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उस दिन मुझे लगा कि महिलाओं की चौपाल अलग करेंगे, फिर महिलाओं को कह देंगे कि भाई जिस गांव में महिलाओं को ये चौपाल में चढ़ने नहीं देते, उस दिन महिलाओं की चौपाल में पुरुषों को मत चढ़ने दो। मेरा कहना है कि ये चीजें अब अंतर रही नहीं, रहा नहीं है। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बच्चियां स्कूल में अव्वल आएंगी, गांव की बच्चियां खास करके, उनको स्कूटर देंगे, स्कूटर या स्कूटी जो उनको जरूरत है, ताकि शहर में पढ़ाई के लिए स्कूल में कॉलेज में बच्चियां आ जा सकें। ठीक है, हमने काम करने के नाते बहुत किए हैं, लेकिन मित्रों क्योंकि मुझे भी अगले कार्यक्रम में जाना है, आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि शहरी विकास के नाते जो हमारे बेदी जी ने कहा, जो आपकी आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा कराया जाएगा। और साथ ही एक डिपार्टमेंट और है मेरे पास, देश भर का
बिजली का विभाग ये भी मेरे पास है, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। बिजली जहां जितनी चाहिए उतनी पहले भी मिल रही है, आगे भी आपको मिलेगी। और जो आपके पहले काम हुए हैं, बाकी काम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो द्रौपदी का माइनर है, इसको नरवाना के लोग हमेशा याद रखेंगे। उसके यहाँ की जीवन रेखा बदल गई है, इसलिए इस प्रकार के कोई भी काम हरियाणा सरकार के भी मुख्यमंत्री जी को कह करके और हमारे बेदी जी जरूर कराएंगे, निश्चित कराएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।